नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र। देखते हैं बाजारों का हाल और आज के फोकस में हम चर्चा करेंगे एफडीआई। भारत में किस तरह से एफडीआई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और क्या कुछ किया जाना चाहिए इसमें और भी बढ़ोतरी के लिए। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। किसानों के लिए अच्छी खबर, इस साल मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद। स्काईमेट के अनुमान, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश में थोड़ी कमी के आसार। वैश्विक स्टील की मांग 2024 में 1.7% बढ़कर के 1.739 मिलियन मेट्रिक टन होने की उम्मीद। भारत से होने वाली मांग में 8% का होगा इजाफा। भारत अपने स्टील उत्पादन को 2047 तक 3 गुना करने का करेगा प्रयास। भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर, अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन का बयान। कहा, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग ऐतिहासिक स्तर पर। रूस के लिए इंडस्ट्रियल बेस मुहैया कराने पर चीन को दी चेतावनी। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल गुड़ी पड़वा पर बैंक और करेंसी बाजार रहे बंद। सेंसेक्स ने छुआ था 75,000 का आंकड़ा। स्टॉप लाइन्स हमारी स्क्रीन पर इस वक्त आपके लिए, जिन पर हमारी निगाह रहेगी। और इकॉनमी टुडे की शुरुआत करते हैं आज बाजारों के रुख के साथ, क्योंकि लगातार जो तेजी है वो बाजारों में दिखती जा रही है। कल तो कंसोलिडेशन का दिन था। देखते हैं गिफ्ट निफ्टी में आज की शुरुआत कैसी हुई है। काफी फ्लैट कारोबार 22,830 पर देखा जा रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी आज फिर से पॉजिटिव जोन में खुलते हुए दिखाई दी। 195 अंक ऊपर, 74,880 का स्तर सेंसेक्स का। और निफ्टी में भी आज बढ़त दिखाई दी। शुरुआती कारोबार में 53 अंक बढ़ता हुआ आज निफ्टी ने कारोबार किया। आज के टॉप गेनर्स टाटा स्टील, कोल इंडिया, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल और रिलायंस 0.8 से 1.48% के बीच कारोबार करते हुए आज के शुरुआती कारोबार में बढ़त बनाए हुए हैं। इन्वेस्टर्स को फायदा इन स्टॉक्स में हो रहा है। जहां पर गिरावट के संकेत है उसमें डिवाइस लैब 1.3% नीचे, HDFC बैंक में करीब आधे फीसदी की गिरावट, सन फार्मा, LTIM और TCS में 1.25% की गिरावट आज के कारोबार में दिखाई दी का स्तर दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल का भाव $90 के नीचे बना हुआ। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। भारत एफडीआई निवेश के आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहा है। PLI स्कीम और मेक इन इंडिया का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। सरकार का मानना है कि आने वाले 5 सालों में भारत में औसतन हर साल $100 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सकता है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कोविड महामारी के बाद एफडीआई निवेश की पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। चीन से निवेश निकलकर दूसरे देशों में जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कई कंपनियों को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने भी मौके का फायदा उठाया और मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाओं के जरिए निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की। China+1 अगर आप देखें तो इंडिया स्टैंड्स अमंग्स्ट द रेस्ट 5 ऑलमोस्ट एट 3rd पोजीशन। डेफिनेटली सारा FDI हमारे पास नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, बट द वे गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द पॉलिसीज, स्पेशली द PLI पॉलिसीज, आई मीन दैट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू इंडियन इकोनॉमी। एट द मोमेंट इंडिया हैज लर्न लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। इंडिया की पॉलिसी अगर आप देखें तो इंडिया FDI पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी तीनों का ट्रायंगुलेशन मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एफडीआई प्रवाह में भारी गिरावट से अमेरिका और कुछ देशों को फायदा होता दिख रहा है। 2023 के शुरुआती 9 महीनों में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 29% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। चीन में एफडीआई प्रवाह कम हुआ और वैश्विक एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी 12.5% से घट करके 1.7% हो गई। चीन के इस नुकसान का फायदा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी और भारत को हुआ।
भारत ने सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्पेस और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं। खबर यह भी है कि टेस्ला भारत में अपने प्लांट को लगाने के लिए अगले महीने दौरा भी कर सकती है। भारत को विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का भी फायदा देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग का पुश तभी अच्छा मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट कर पाओ, विथ ट्रेड अग्रीमेंट्स कमिंग इन प्लेस एंड दैट टू विद द डेवलपिंग कंट्रीज। आप पैसा भी उन्हीं से उठा रहे हो, आप उन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, एंड यू आर गिविंग द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाइक पीएलआईज। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अपने कम कर दिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। साल 2014 से 2023 के बीच में भारत में करीब 600 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो इससे पहले के 10 सालों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के मद्देनजर एफडीआई निवेश औसतन 100 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है, जो फिलहाल 70 अरब डॉलर के स्तर पर है। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि अपनी जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना उनके अपने विकास के हित में नहीं है, और इसीलिए चाइना प्लस वन पॉलिसी का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। भारत को भी इसका फायदा मिलना शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों में औसतन एफडीआई 100 अरब डॉलर को छू सकती है। कैमरामैन नवीन के साथ है जर्नलिस्ट डीडी न्यूज, गुरुग्राम। और डॉक्टर अमितेंद्र पालित, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर पीके घोष, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष हैं अर्थशास्त्र विभाग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास शो में आने के लिए। प्रोफेसर पालित, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं, क्योंकि हमारी आज की कहानी जो है वो एफडीआई पर। आपने देखा चाइना के मामलों पर आपकी पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में चाइना में बहुत ड्रास्टिक गिरावट देखी है वर्ल्ड में, जो पूरे एफडीआई का शेयर है, और उसका फायदा बहुत सारे देशों को मिल रहा है। भारत भी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ले पाया है, हालांकि सफर बहुत लंबा है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो इकोसिस्टम बदला एफडीआई का, उस पर आपकी शुरुआती राय। अजय, थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। मैं 2 चीज कहना चाहूंगा इस बारे में। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जो थोड़ा सा टिप्पणी की इस फोकस प्रोग्राम की पहली भाग में, कि जब से ये कोविड पैंडेमिक आए हैं उसके बाद से आगे चलते हुए हर देश का ये एक पॉलिसी डिसीजन है कि डी रिस्किंग अगर जितना जल्दी हो सके तो उतना ही उनका जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का इशू है वो उतना टाइट होगा। इसके चलते हुए किसी एक देश पे ज्यादा सोर्सिंग या कंसंट्रेशन या सप्लाई चेन का पूरा लेंथ वहां पे लोकेट करने में कुछ तब्दीली हुआ है, और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी तो बरकरार है। मैं एक चीज इस बारे में कहना चाहूंगा। देखिए, इंडिया की एक अपना स्ट्रेंथ है इकोनॉमी का, जो कि चाइना से अलग है, और चाइना की कुछ अपना स्ट्रेंथ है जो कि उनका यूनिक स्ट्रेंथ है। और ये सिर्फ इंडिया और चाइना का बात नहीं है, हर देश का, जैसे कि मेक्सिको का, इंडोनेशिया का, इमर्जिंग मार्केट्स जो है, उनका कुछ खास एडवांटेजेस होता है, और उस खास एडवांटेजेस के बेसिस पे उसको लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलते हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभार हम ये सोचते हैं कि चाइना में एफडीआई कम होने का मतलब ये है इसका कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा कहीं और। शायद वो 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं होगा, जैसे कि कुछ जगह पे, कुछ इंडस्ट्रीज में, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल्स जो है उसमें इंडिया का प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बहुत दिनों से है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरियाज में तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो पिछले साल का जो आंकड़े था, पिछले का 20-22 साल का जो नंबर्स है, उसमें यह साफ जाहिर है कि इंडिया में ज्यादातर एफडीआई सर्विसेज सेगमेंट, सेवा क्षेत्र में आएगा, और ये ट्रेंड जो है दैट विल कंटिन्यू। और ये ट्रेंड जो है ये चाइना से हटकर आने वाला एफडीआई नहीं है, ये अपने आप इंडिया का जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे आ रहा है। जैसे कि ई कॉमर्स के चलते हुए, टेलीकॉम के चलते हुए, फाइनेंस के चलते हुए, एजुकेशन के चलते हुए, इन सब में, ट्रांसपोर्ट में ये एफडीआई का ट्रेंड सर्टनली बढ़ेगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पे चाइना से हटकर जो इन्वेस्टमेंट का बारे में हम जिक्र कर रहा है उसका लोकेशन इंडिया में हो सकता है। जैसे कि एप्पल का एग्जांपल हम तो देख चुके हैं, वो पीएलआई से कनेक्टेड हो या ना हो, एप्पल का पूरा इकोसिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, इसमें आ रहा है।
मैं एक क्षेत्र का इसमें जिक्र करना चाहूंगा। आई थिंक देयर इज वन पर्टिकुलर सेक्टर जहां पे इंडिया का आगे का चलते हुए इन्वेस्टमेंट का अगर हम ध्यान पे रखें, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सेक्टर, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। बिल्कुल। ग्रीन हाइड्रोजन में अगला 6-7 साल में इंडिया में एक पर्टिकुलर पॉलिसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एफडीआई टू कम इन, क्योंकि इंडिया इज बीइंग प्रिपेयर्ड एज अ मेजर एक्सपोर्टिंग हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर घोष सिंह, अमितन जी कह रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर में हमने डोमिनेट किया और इसमें सच्चाई भी है, लेकिन अब जो हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस देख रहे हैं सर, चाहे वो पीएलआई के जरिए हो या फिर मेक इन इंडिया के जरिए, क्या अब इस फोकस को और ज्यादा बढ़ाना होगा? क्योंकि बड़ी एफडीआई अगर आएगी शायद अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगी, सर्विसेज अब कमोबेश सैचुरेटेड दिखाई दे रहा है सर। देखिए, आज से कुछ साल पहले तक हम लोग एक वाक्य सुनते थे भारत और चाइना के संदर्भ में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि चाइना इज वर्ल्ड्स फैक्ट्री एंड इंडिया इज वर्ल्ड्स ऑफिस यानी सेक्टर। लेकिन अब हम बहुत जल्दी से कैचअप कर रहे हैं चाइना को एज वर्ल्ड फैक्ट्री ऑल्सो, इसीलिए चाइना का हिस्सा भी गिर रहा है। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिकॉज ऑफ सो मेनी इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हमारा बढ़ रहा है। और जहां तक एफडीआई का प्रश्न है, तो उसके बढ़ने के पीछे मैं 2-3 बातें हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला, भारत की निरंतर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो विश्व के निवेशकों को आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा आधार होता है। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक बूम। हम लगातार 7% के आसपास के ग्रोथ रेट पे बने हुए हैं, जो मेजर इकोनॉमीज में हम सबसे ऊपर है। तीसरी बात है कि हमारा फिस्कल कॉन्सोलिडेशन, राजकोषीय सुदृढ़ता की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा राजकोषीय घाटा जो हमारा लक्षित उद्देश्य है उसके भीतर बनने जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड हाइट पर है, लगभग 650 बिलियन की हाइट पर है। जैसा आपने पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा कि जहां विश्व के बहुत सारे देशों के कैपिटल मार्केट के इंडेक्स गिरावट की दर्ज कर रहे हैं, वही भारत में सेंसेक्स और निफ्टी आज अपने रिकॉर्ड हाइट पर है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको, और हमने कैपिटल मार्केट में कैपिटल सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बूस्ट करेगा। विशेषकर जैसा भी जिक्र कर रहे थे हम लोग, पीएलआई लिंक्ड स्कीम इसमें है। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा इस पे डॉक्टर पालित के हिस्से के साथ, कि भारत ने अभी 2 वर्ष पूर्व अनाउंस किया है अपनी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना यानी पंचामृत, जिसका पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा उद्देश्य है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, वो है ग्रीन ग्रोथ। कैसे हम विश्व को बचाएं, और उसमें भारत ने लीडिंग भूमिका निभाई है। और जो हमारे पंचामृत के तत्व हैं उसमें से हमारा ग्रीन एनर्जी हमारा बहुत बड़ा बूस्ट करने वाला है। और हमने देखा हाल के वर्षों में, बहुत रिसेंट टाइम में हमने ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है, एविएशन सेक्टर में हो, चाहे वो रेलवे सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो। और हमने नई पॉलिसी भी ट्रांसपोर्ट की अभी इसी हफ्ते अनाउंस की है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बूस्ट करेंगे। तो ये पूरा जो चेंज है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट विश्व इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन के रूप में बनेगा। तो ये मानना है। जी सर। पालित साहब, लेकिन हाँ जी सर, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए हमने कुछ वर्ष पूर्व एक पुरानी संस्था जो काफी रेस्ट्रिक्टेड संस्था थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसको हमने डिसमेंटल कर दिया और उसकी जगह पर हमने अब जो किया है वो DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें बहुत बड़े, और हमने उसी के साथ साथ इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड अनाउंस किया है, इसमें विश्व भर के निवेशक कहीं से भी बैठकर भारत में किस सेक्टर्स में कितनी एफडीआई की अनुमति है, किस सेक्टर में ग्रोथ रेट क्या है, इसको देख सकते हैं। और उसकी वजह से भी हमने बहुत बड़ा अट्रैक्शन विदेशी निवेश को किया है। और मुझे ये विश्वास है कि चाइना जो कुछ समय पहले 100 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर चुका था, उसको हम बहुत जल्दी 100 बिलियन के लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में बहुत अच्छी तरह से अग्रसर है। जी पाली साहब, आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग निकालता था, और चाइना की वजह से उस रैंकिंग को बंद कर दिया गया। अब पूरी दुनिया को पता नहीं चल पाता कि अब ये हम लोग उस रैंकिंग में कहाँ पर हैं। हालांकि उसमें इंडिया ने एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस जरूर दिखाई थी। लेकिन सर, जो चाइना में जो शेयर ऑफ एफडीआई है, ग्लोबल एफडीआई का 12.5% से अगर वो डिक्लाइन हुआ है 1.7 पे आया है, मेजर डिक्लाइन हुआ है, उसका ज्यादातर हिस्सा यूएस में गया है। अमेरिका को ज्यादा फायदा पहुंचा है इस डिक्लाइन का, अट्रैक्ट उन्होंने ज्यादा किया है। बड़ी बड़ी ताइवान की कंपनियां अब सेमीकंडक्टर में अमेरिका में जाकर के अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही हैं। अब हम अगर इस अमेरिका में जो एफडीआई फ्लो हो रहा है उसकी वजह क्या है, और क्या अगर हम उसको फ्लो
वापस अपने देश में लाना चाहते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि शायद अब हम इस पूरे ट्रायंगल को शायद समाधान उसका निकालने की कोशिश करेंगे। अजय, मैं ये इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, पहले 5-7 साल पहले का जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर था वो तो काफी बदल चुका है, और साथ साथ हर इकोनॉमी का अपना स्ट्रेटेजी बदल चुका है। पहले ये होता था कि हर पूरा दुनिया में जिस जगह का अपना अपना एफिशिएंसी होता था, प्रोडक्टिविटी होता था, उस हिसाब से सप्लाई चेन का ऑर्गेनाइजेशन होता था, और लोग ये नहीं सोचते थे कि देश का नाम क्या है, बल्कि ये सोचता था कि कहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिलेगा। लेकिन अभी वो हिसाब बदल चुका है, क्योंकि कोविड के आने के बाद जियोपॉलिटिकल चेंजेस भी आ गया है, और कई सारे मेजर पावर्स के अंदर रिलेशनशिप में चेंज हुआ है। अभी जो आपने अमेरिका का जिक्र किया, ज्यादातर एफडीआई जो अमेरिका में आ रहा है वो खासतौर से सेमीकंडक्टर्स में आ रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो चिप्स एंड साइंसेस एक्ट था उसके अंदर जिस तरह का इंसेंटिव्स डिक्लेयर किया गया है, या तो बाकी आईआरए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में जिस तरह का क्लीन एनर्जी पे सब्सिडीज का जिक्र किया है, उसके चलते हुए देयर इज अ रीलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ज्यादातर आप देखेंगे कि टीएसएमसी जैसा बड़ा कंपनी जो फैब्स में मशहूर है ताइवान का, वो अभी हाल ही में अपना तीसरा जो नया प्रोडक्शन फैसिलिटी है एरिजोना में, उसका डिसीजन। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड हो रहा है। देखिए, अभी अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स अ वेरी बिग मार्केट, कंज्यूमर मार्केट, और चाइना इज ऑल्सो अ वेरी बिग कंज्यूमर मार्केट साथ साथ। अब चाइना यूएस के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें टैरिफ्स है, उसमें टेक्निकल कंट्रोल्स है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है। चाइना से एक्सपोर्ट रिलोकेट होकर मेक्सिको जैसा देश में जा रहा है, और वहां से वो दोबारा एक्सपोर्ट हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। जी जी बिल्कुल। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड बाहर आ रहा है, और इसके पीछे कारण ये है कि अभी एफडीआई के पीछे सिर्फ इकोनॉमिक लॉजिक नहीं, पॉलिटिकल लॉजिक भी काम करने लगा है। जी। अब इसका फायदा हर तरह से हर देश उठा रहा है। इंडिया का, जैसा मैं ये कहूंगा, मैंने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया था, लेकिन आगे चलते हुए देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इंडिया में अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स को देखें, उस क्रिटिकल मिनरल्स रिलेटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल इज ऑल्सो अ जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव इंडस्ट्री। और इंडिया की कैपेसिटी है इस बारे में, वो सिर्फ माइनिंग में नहीं है, माइनिंग के आगे चलते हुए प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग में बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और उसमें अमेरिका, यूरोप के कई सारे देश है वो आर पॉलिटिकली क्लोज टू इंडिया, उसमें से हो सकता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी का जो खास स्ट्रेंथ है वो मैं दो चीज बताना चाहूंगा। एक तो टैलेंट अवेलेबल, आइडियाज अवेलेबल, इसीलिए बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स, बहुत ज्यादा यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, उसमें कई सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी विल गेट टू सी। द सेकेंड इज इंडिया का जो ये पीएलआई के बारे में हम बात करते हैं, पीएलआई ऑब्वियसली हैज हेल्प्ड, लेकिन पीएलआई के ज्यादा मुझे लग रहा है इंडिया का जो एफडीआई पॉलिसी है, दैट पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट लिबरल एफडीआई पॉलिसीज इन द वर्ल्ड। जी सर। इफ यू लुक एट अ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप, नहीं सर, पॉलिसी में प्रैक्टिकली रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, एक्सेप्ट 4-5। सही कहा सर आपने, लेकिन हमारे यहाँ जो पीएलआई है सर, अब अगर हम यूएस को देखें तो यूएस तो सीधे सीधे सब्सिडी दे रहा है। अब मुझे नंबर्स नहीं याद आ रहे हैं, मुझे लगता है, लेकिन वो 6 बिलियन या 7 बिलियन का सब्सिडी है टीएसएमसी, जिसकी बात आपने की, इसकी वजह से वहां कर। लेकिन सर घोष साहब, मैं आपसे थोड़ा सा लोकल सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ग्लोबल तो पर्सपेक्टिव पालित साहब ने दिया। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, चूंकि हम 5वें बड़े नेशन होते अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखते, अगर वहां पर एफडीआई लानी है, और टेस्ला के साथ एलन मस्क अपनी टीम भेज रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं शायद हम तमिलनाडु जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, यूपी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, अगर उत्तर प्रदेश को बड़े लेवल पे एफडीआई को अट्रैक्ट करना है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है अभी भी अगर उत्तर प्रदेश में देखें, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करने के लिए। सर देखिए, अभी भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कमी है, वो ऐतिहासिक कमी है, वो है हमारे मैन पावर का इंटरनल माइग्रेशन होता रहा है अभी तक। उत्तर से जो श्रम शक्ति है, चाहे वो बहुत क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उनका लगातार माइग्रेशन दूसरे राज्यों में होता रहा है। इंटरनल माइग्रेशन की बात कर रहा हूं। तो पहला हिस्सा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की जो नीति अब है उसमें हम किस प्रकार से इंटरनल माइग्रेशन को रोकें
और उत्तर प्रदेश के निवेशकों को अन्य राज्यों में निवेश करने की बजाय हमें उनको आकर्षण देना पड़ेगा कि वो उत्तर प्रदेश में ही निवेश करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा है, लैंड बैंक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो आवश्यकता है वो है कि हमें अपने उत्तर प्रदेश की नीतियों को अन्य राज्यों की तुलना में और उदार बनाना। दूसरी बात कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत बूस्ट किया गया और सबसे अधिक पूरे भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो भी उत्तर प्रदेश में ही बनाए गए हैं और लगातार बनते जा रहे हैं। पावर सेक्टर में हमने बहुत रिफॉर्म किया है और हम उसमें लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो ये सारी बातें जो है वो उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने के लिए बहुत आवश्यक है और हम कर रहे हैं। तीसरी बात, हम निरंतर, मैंने बात की कि हम जब जियोपॉलिटिकल बात करते हैं या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जी जी, आंतरिक निवेश हो चाहे विदेशी निवेश हो। और हमने लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को एक साथ अपने देश को भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदान की है और अपने आप को बूस्ट किया है एक ग्लोबल लीडर के रूप में। और हाल में जो G20 की मीटिंग है उसमें लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत अब आगे अपनी क्षमताओं को और पोषित करेगा। और मैंने भी कहा कि हम लोगों ने अगर हम पूरे 7-8 दशक की बात करें भारत की आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हम जहां पहले 3 दशकों तक एक बहुत अल्प समृद्धि की दर पर थे, हिंदू ग्रोथ रेट, सो कॉल्ड हिंदू ग्रोथ पे थे, हमने उसको लगातार न्यू हिंदू ग्रोथ रेट लगभग 7% पे आ गए हैं और हम आगे बढ़कर अब सुपर हिंदू ग्रोथ रेट यानी डबल डिजिट ग्रोथ रेट की ओर जा रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे बड़ी है और जो $5 बिलियन की अर्थव्यवस्था भारत को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश ने ये निर्णय किया है कि वो जल्दी ही उत्तर प्रदेश को 1 बिलियन, अगर हम 1 ट्रिलियन सर, तो अगर 1 ट्रिलियन हम हैं तो हम 1/5 ऑफ द इंडिया है, नेचुरली अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंटरेस्टिंग डिस्कशन है बट आई एम अफ्रेड कि मेरे पास वक्त की कमी है। पालित साहब सिंगापुर से जुड़ने के लिए धन्यवाद और घोष साहब प्रयागराज से आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस खास प्रोग्राम में। और अब चलते चलते नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। रिजर्व बैंक 2008 से तिमाही आधार पर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। इस बार भी आरबीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के सर्वेक्षण का अगला दौर शुरू कर दिया है। इसमें तैयार माल प्रगति पर काम और कच्चे माल की सूची मात्रा और मूल्य के संदर्भ में आइटम वाइज उत्पादन के बीच अंतर डेटा भी एकत्र होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय बैंकों से घरेलू व विदेशी दोनों स्तर पर रुपया डेरिवेटिव बाजार में भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। डेरिवेटिव बाजारों में घरेलू बैंकों की भागीदारी सिर्फ सक्रिय बाजार निर्माताओं के एक छोटे समूह के साथ सीमित है। साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय बैंकों की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन यह काफी कम है। अमेरिकी भारत रणनीतिक और भागीदारी मंच ने पूर्व राजस्व और वित्त सचिव तरुण बजाज को अमेरिकी भारत कर मंच का प्रमुख नियुक्त किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुरेंद्र चावला ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की प्रवर्तक कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने शेयर बाजारों को एक नियामक फाइलिंग में यह जानकारी दी है। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने गुरुग्राम में गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज की एक आवासीय परियोजना के लिए पंजीकरण अवधि बढ़ाए जाने के अनुरोध वाले आवेदन को खारिज कर दिया है। नियमों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए कदम उठाया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में अपने संयंत्र में एक नई असेंबली लाइन जोड़ी है। इससे कंपनी की कुल विनिर्माण क्षमता 22.5 लाख वाहन से बढ़कर 23.5 लाख वाहन हो गई है। सरकार ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 15 मई कर दी है। प्रारंभिक समय सीमा 15 अप्रैल को समाप्त होनी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, ग्रीनको ग्रुप और वेलस्पन न्यू एनर्जी गुजरात के कांडला बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया इकाइयां स्थापित करेंगे। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश हो सकता है। कृषि रसायन कंपनी बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के शेयर बाजार आज से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे। बेस्ट एग्रो लाइफ पहले से ही बीएसई पर सूचीबद्ध है। कंपनी के गजरौला, ग्रेटर नोएडा और जम्मू कश्मीर में 3 विनिर्माण संयंत्रों में टेक्निकल के लिए 7,000 टन सालाना और फॉर्मुलेशन के लिए 30,000 टन वार्षिक विनिर्माण क्षमता है। तो ये थी कारोबार जगत की कुछ सुर्खियां। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।